हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि कर्तव्य पथ पर जय हिंद। 74वां गणतंत्र दिवस हमने सेलिब्रेट किया और जो राजपथ था पहले वो अब कर्तव्य पथ हो गया है। और इस पर भारत ने अपनी सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन किया। इसमें सभी क्षेत्र थे सेना के। रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता का दिन देखकर सभी गौरवान्वित हुए, क्योंकि जितने भी सैन्य उपकरण इस्तेमाल किए गए या जितनी प्रदर्शनी दिखाई गई उसमें मेक इन इंडिया को तवज्जो दी गई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक केंद्रीय मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख गणतंत्रता दिवस उत्सव को मनाने के लिए उपस्थित थे। इसके साथ ही जो हमारे चीफ गेस्ट थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, वो भी मौजूद थे। और उनके साथ जो 144 सदस्यीय सैन्य दस्ता आया हुआ है उसने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के रूप में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेने के साथ लगभग पौने 2 घंटे तक चली इस परेड में केवल मेक इन इंडिया का ही बोलबाला था, क्योंकि मेक इन इंडिया हथियार प्रणाली का ही प्रदर्शन इस पर किया गया। राष्ट्रपति को गन सैल्यूट भी इस बार स्वदेशीकरण के तौर पर दिया गया, यानी कि ब्रिटिश कालीन 25 पाउंडर तोपों की जगह पहली बार 105 mm इंडियन फील्ड गन ने राष्ट्रगान के दौरान ठीक उसी अवधि में 21 बार फायर किए। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 2 किलोमीटर की दूरी के लिए राजपथ नाम को त्याग दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, कर्तव्य पथ उसको कर दिया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं कि जो 74वां गणतंत्र दिवस है उसमें वायुसेना की जो कमान है वो स्क्वाड्रन लीडर सिद्धू रेड्डी ने संभाली। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने संभाली। और महिला सैन्य दल और अग्निवीर पहली बार परेड में शामिल हुए। पहली बार महिला ऊंट सवारों का दस्ता भी कर्तव्य पथ पर दिखाई दिया। तो इस बार टोटल 23 झांकियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसमें 17 झांकियां तो राज्यों की थीं, बाकी 6 मंत्रालयों से ली गई थी। इसके जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दिखाया गया। 20 विमान और हेलीकॉप्टर फ्लाइट पास्ट में शामिल हुए। इनमें वायुसेना के 45 विमान थे, नौसेना का 1 विमान था और थल सेना के 4 हेलीकॉप्टर शामिल थे। टोटल 779 कलाकारों ने राष्ट्रव्यापी वंदे भारत जो प्रतियोगिता होती है, नृत्य प्रतियोगिता, उसमें प्रस्तुतियां दी हैं। 75 आर्म्ड रेजिमेंट के अर्जुन टैंक ने भी परेड में हिस्सा लिया। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्ध टैंक है। इसमें 120 mm की मुख्य राइफल गन, 7.62 mm मशीन गन और 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आतंकियों को शरण देना बंद करें दुनिया। भारत और मिस्र दोनों ने जो मीटिंग करी थी उसके बाद यही एक निकल कर आया है स्टेटमेंट कि किस तरीके से आतंकवादी संगठनों व आतंकवादियों को न सिर्फ शरण देना बंद करें जितने भी देश हैं आतंकवादी देश, बल्कि उनका जड़ से सफाया करने में भी कदम उठाएं। दोनों देशों की ओर से यह भी कहा गया कि हर देश को सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की 3 दिवसीय यात्रा के अंत में दोनों देशों की तरफ से 26 जनवरी 2023 को देर रात संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर परोक्ष तौर पर निशाने पर उसे लिया गया। मिस्र भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के मुद्दे पर कड़े संदेश देने वाला तीसरा अरब देश बन गया है। इससे पहले यूएई और सऊदी अरब ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट भारत के साथ मिलकर दिया था। इसमें कुछ और छोटे पॉइंट दिए गए हैं कि स्वेज आर्थिक क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को मिलेगी जमीन। तो ये संयुक्त बयान में ये भी बताया गया है कि मिस्र में जो स्वेज नहर का विस्तार किया जा रहा है, उस जो एरिया है उसको इकोनॉमिक जोन के तहत डेवलप किया जाएगा। वहाँ पर भारतीय कंपनियों को स्थापित करने के लिए कुछ ज़मीनें
दी जाएंगी। और अल-सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 25 जनवरी 2023 को शीर्ष स्तरीय बैठक में आर्थिक सहयोग को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातें हुई थी। अल-सीसी ने भारतीय उद्योगपति से भी मुलाकात की है और उन्हें मिस्र में पेट्रो रसायन, ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। आगे इसमें बताया गया है कि रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया है। भारत और मिस्र ने रक्षा संबंधों को लगातार मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है और हाल के वर्षों में आए सुधार पर संतोष जताया है। सहमति बनी है कि डिफेंस के हर क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। संयुक्त तौर पर रक्षा उत्पादन की जरूरत भी महसूस की जा रही है और उस पर भी कार्य किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन भारत में लॉन्च, और ये करी है पहली जो कंपनी है भारत बायोटेक, उन्होंने इनकोवैक नामक इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। लॉन्च के समय पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। मांडविया ने कहा कि दुनिया में 65% से अधिक वैक्सीन की आपूर्ति भारत से ही की गई है। दुनिया का पहली नेजल वैक्सीन लाने के लिए भारत बायोटेक की टीम और बायोटेक विभाग को बधाई दिया है। नेजल यानी कि जो आप नाक के माध्यम से ड्रॉप के सहारे इसे लेंगे, वो क्या करेगा, आपके श्वसन तंत्र को इतना मजबूत करेगा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाएगा कि आप जब अगर वायरस आप सांस लेंगे तो उसे वहीं पर नष्ट करने का कार्य करेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। इसके लिए जो प्रारंभिक कीमत रखी गई है निजी अस्पतालों में वो 800 रुपये रखी गई है, लेकिन गवर्नमेंट को ये 325 रुपये में सप्लाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। और ये जो न्यूज़ है इसमें भी हम 26 जनवरी की ही न्यूज़ देख रहे हैं, जिसमें महिला शक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दुनिया भर के 155 देशों के छात्रों में मोदी की परीक्षा पे चर्चा लोकप्रिय है। इसके लिए डेट रखी गई थी 27 जनवरी, टाइमिंग रखा गया था 11 बजे और नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बुकिंग रखी गई थी, जिसमें अभिभावक, छात्र और शिक्षक हिस्सा ले सकते थे। और इसमें 155 देशों के छात्रों ने हिस्सा लिया है, जिसमें जो भारतीय मूल के छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं वो भी हैं। इसमें करीब 2500 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी रहेगी, यानी कि वो स्टेडियम में आ सकेंगे, जबकि देश दुनिया के बाकी छात्र वर्चुअल तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस बार 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है लेंगे और परीक्षा से जुड़े तनाव, फिटनेस आदि मुद्दे पर सीधे सवाल उनसे पूछ सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि युवाओं में रुझान बढ़ाने को पर्यटन स्थलों को गोद लेंगे विश्वविद्यालय। अब जैसे कोई पर्यटन है स्थल तो उसको विश्वविद्यालय गोद लेंगे और अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों को वहां पर भेजा जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा और उनसे ये आशा की जाएगी कि फेसबुक के जो दौर चल रहा है इंस्टाग्राम पर, वो उस जगह के बारे में जानकारियों को लोगों से साझा करेंगे, उनका अनुभव कैसा रहा वो दूसरों को बताएंगे। तो इससे शायद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यूजीसी के मुताबिक, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मुताबिक, इस मुहिम का उद्देश्य सभी पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही युवाओं के बीच पर्यटन के प्रति रुझान को भी बढ़ाना है, जिसमें आने वाले दिनों में वे पर्यटन दूत के रूप में काम कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों को इस अभियान में पर्यटन मंत्रालय भी मदद देगा। इस दौरान छात्रों के भ्रमण से जुड़ी समस्याओं को भी वे दूर करेंगे और मदद करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की घोषणा के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाएगी सरकार। देखिए, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है यानी कि EAC-PM ने कहा है कि सरकार को जो स्मारक होते हैं उनके राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है। इस ओर संकेत दिया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव पर अपर्याप्त खर्च होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए व्यापक मानदंड और विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़, पद्म पुरस्कारों को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोविडशील्ड लेने के बाद कोवैक्सीन टीका लेने की अनुमति नहीं देगा केंद्र। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पहली वैक्सीन कोविडशील्ड ली है तो आप दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन नहीं ले सकते हैं। या तो आप दोनों कोवैक्सीन लीजिए या फिर दोनों कोविडशील्ड लीजिए। हाँ, अगर आप बूस्टर डोज ले रहे हैं तो अगर आपने दोनों कोविडशील्ड ली है तो आप बूस्टर डोज के तौर पर कोवैक्सीन ले सकते हैं। ये सरकार ने यहाँ पर क्लियर किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है ECLGS के अगले वर्ष भी जारी रहने की उम्मीद बताई गई है। देखिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम या बिना गारंटी वाले MSME लोन की सुविधा को सरकार अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में भी जारी रख सकती है। कोरोना काल में MSME की जितनी भी वित्तीय सुरक्षा के लिए जो वित्त मंत्रालय की पहल पर ही मई 2020 में ECLGS की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत MSME को 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाना था, लेकिन जरूरत को देखते इस स्कीम की अवधि भी बढ़ती रही और इस स्कीम के तहत 5 लाख करोड़ रुपए तक के लोन देने का फैसला किया गया है। ECLGS स्कीम की अवधि 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मंदी के दौर में भी भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत अभी भी मजबूत पोजीशन में है और इसमें 6.7% इसका जो ग्रोथ रेट रह सकती है, ये आंकड़ा बताया है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग में आर्थिक विश्लेषण और नीति खंड की वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद राशिद ने बोली है। G20 समूह में शामिल अन्य देशों के मुकाबले यह दर काफी ऊंची है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2023 रिपोर्ट जारी करते हुए राशिद ने कहा कि ज्यादा ब्याज दर और दुनिया भर में निवेश व निर्यात पर आर्थिक मंदी के प्रभाव के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर 2023 में 5.8% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक वृद्धि दर को लेकर स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाली है और भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है। अब 5 से 6 रुपए किलो तक कम हो सकता है गेहूं आटे का मूल्य। ऐसा इसलिए क्योंकि रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने के फैसले का स्वागत किया है और ये सरकार इसको सेल कर रही है FCI के माध्यम से, जिसमें अपने बफर स्टॉक से वो 30 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा कर चुकी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से कि भारत चीन सीमा पर हालात स्थिर। चीन के जो उप विदेश मंत्री हैं सन विडोंग, उन्होंने ये बोला है कि वर्तमान में भारत चीन सीमा पर हालात स्थिर हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो उप विदेश मंत्री हैं सन विडोंग, उप विदेश मंत्री बनने से पहले भारत में चीन के राजदूत थे। अभी वर्तमान में जो चीन में भारत के राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत से उन्होंने मुलाकात की और दोनों पक्षों को द्विपक्षीय रिश्तों पर व्यापक और दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि सीमा पर हालात अभी स्थिर हैं और आपात स्थिति से सामान्य प्रबंध एवं नियंत्रण में बदल रहे हैं, लिहाजा भारत व चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को क्रियान्वित करना चाहिए और संवाद को भी मजबूत करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्व को बताई जाए कश्मीर की सच्चाई। देखिए, ब्रिटेन में सर्वदलीय संसदीय समूह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में मारे गए लोगों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कश्मीर की सच्चाई विश्व को बताए जाने की आवश्यकता जताई गई। यह कार्यक्रम लंदन स्थित ब्रिटेन के संसद भवन में आयोजित हुआ। उसकी मेजबानी समूह के प्रमुख सांसद बॉब ब्लैकमैन ने की। उल्लेखनीय है कि कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या 33 वर्ष पूर्व 1990 में की गई थी। इससे पूर्व कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की निंदा का प्रस्ताव सदन में वितरित हुआ।
एवं उस पर प्रस्ताव पर सभी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए थे। नेक्स्ट न्यूज है कि तालिबान को 21वीं सदी में लाने के लिए मदद करें मुस्लिम देश, यूएन। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने बोला है कि तालिबान जो मुस्लिम देश है उसको किस तरीके से हम 21वीं सदी, क्योंकि तालिबान की जो सोच है वो अभी भी 13वीं सदी 15वीं सदी की सोच है, जहां महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उन्हें बुर्के में रहना होता है, वो किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा नहीं ले सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, मुख्य धारा से जुड़ नहीं सकती हैं। तो ऐसे में वह अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर आवाज उठा रही हैं और बोल रही हैं कि उनको इस स्थिति से बाहर लाने के लिए मुस्लिम देशों को अब इकट्ठे यानी एक साथ आना होगा। नाइजीरिया सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले हफ्ते तालिबान के विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री समेत 4 कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान स्क्रिप्ट से हटाकर बात की। प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के प्रति उन्हें दृष्टिकोण में बदलाव करने के लिए समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने उस चीजों पर जोर दिया जो तालिबान अधिकारी दावा करते रहते हैं। उन्होंने यह किया लेकिन मान्यता नहीं मिली। तालिबान अधिकारी इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया बताते हैं। यूएन उप महासचिव ने कहा कि सुरक्षा की उनकी परिभाषा को मैं महिलाओं का उत्पीड़न कहूंगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जहां पर जो पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हैं हिना रब्बानी खार, उन्होंने बोला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और खार ने कहा कि जब से शहबाज शरीफ सरकार सत्ता में आई है तब से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई पर्दे के पीछे वाली कूटनीति नहीं चल रही है। इससे पहले दावा किया जा रहा है कि दोनों देश छिप कर बातचीत कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान द्वारा पूछे जाने के बाद आई है कि क्या इस्लामाबाद में नई दिल्ली के प्रति अपनी नीति बदल दी है। उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है। चलिए, तो ये आज का यानी 27 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल 26 जनवरी था तो आज न्यूज़पेपर नहीं आता है, ये ऑनलाइन पेपर था इसलिए आपको डिस्कस कराया गया है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।